वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग साउथ अमेरिका के बारे में देखेंगे। पूरा कंप्लीट हम लोग साउथ अमेरिका घूम लेंगे और एक ही वीडियो में ये पूरा समाप्त हो जाएगा। एक एक चीज़ हम लोग पूरा देखेंगे। दक्षिण अमेरिका चलिए हम लोग दक्षिण अमेरिका की ओर घूमते हैं। यह है, देखिए पूरा फिगर है दक्षिण अमेरिका का। बहुत सिंपल है बनाना। इसे कागज़ पर इसे ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसमें मात्र 13 देश हैं, इसीलिए बनाना बहुत आसान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दक्षिण अमेरिका के सफ़र को। और हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं दक्षिण अमेरिका। देखिए सबसे पहले हम लोग इसके राजनीतिक मानचित्र को देखेंगे, जो पॉलिटिकल मैप है, कितने देश हैं और उसकी राजधानी कौन सी है। तो इसमें कुल 13 देश हैं, याद रखें, कुल 13 देश। और जिसमें एक दो हम लोग द्वीप समूह को भी देखेंगे। तो देखिए ये है दक्षिण अमेरिका का मैप। इस दक्षिण अमेरिका की शुरुआत जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों ने उत्तर अमेरिका को जब देखा तो उत्तर अमेरिका में यहाँ था पनामा नहर, पनामा की जल संधि, पनामा नहर। तो पनामा नहर जोड़ता है उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से। तो इस पनामा नहर के ऊपर में जितने सारे ये दिखाई दे रहे, ये सब कैरेबियन सागर है। ये ऊपर में सभी कैरेबियन सागर हैं पनामा नहर के। ये कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैरेबियन सागर। तो कुल 13 देश हैं इसमें। हम लोग एक एक करके देखें। सबसे पहले देखिए ये जो छोटा सा देश दिखाई दे रहा है, इसका नाम है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना, ये छोटा सा देश कौन है? फ्रेंच गुयाना, जिसकी राजधानी है गाइने। राजधानी क्या है? गाइने। ये जो हरा रंग से है ये देश का नाम है और नीला वाला है उसकी राजधानी। तो फ्रेंच गुयाना की राजधानी है गाइने। इसके बाद ये दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है सूरीनाम। थोड़ा सा इसे हम लोग जूम करके देख लेते हैं। ये देखिए ये है सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी है पारामैराइबो। क्या नाम है? पारामैराइबो। इसके बाद इसके बगल में एक देश है जिसका नाम है गुयाना। ये गुयाना जो है इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन। तो गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। ठीक है। अब एक बड़ा देश है जो कि विश्व का एक ऑयल क्षेत्र कहा जाता है। ये ओपेक का सदस्य, ओपेक जो तेल का एक संगठन है विश्व का, तो उसी का एक सदस्य है जिसका नाम है वेनेजुएला। ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकास। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकास। याद रखेंगे, वेनेजुएला की राजधानी है कराकास। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा झील पड़ता है जिसका नाम है माराकाइबो झील, लेक माराकाइबो। ये माराकाइबो झील है जो कहाँ पे है? वेनेजुएला में। यह एक बहुत बड़ा पेट्रोलियम का यहाँ पे भंडार है। तो इसी भंडार के कारण वेनेजुएला जो है उसे पेट्रोलियम देशों में सबसे अग्रणी माना जाता है। हालांकि इसका अभी तक उत्पादन शुरू नहीं हो चुका है। तो पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है कहाँ पे? माराकाइबो झील में, जो कहाँ पे है? वेनेजुएला में, जिसकी राजधानी है कराकास। इसके बाद ये देखिए ये जो देश दिखाई दे रहा है जो पनामा नहर संधि से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसी देश का जुड़ाव है पनामा नहर से, पनामा जल संधि से। किसका? उत्तर अमेरिका के पनामा शहर का। अर्थात जो पनामा नहर है इसी कोलंबिया को पनामा से जोड़ती है, अर्थात उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। तो ये है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। इसके बाद एक छोटा सा देश है इक्वाडोर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दो पर्वत हैं ज्वालामुखी का, माउंट कोटोपैक्सी और एक चिम्बराजो।
तो माउंट कोटोपैक्सी और चिम्बराजो यहीं पे है इक्वाडोर में, जिसकी जो राजधानी है क्या है, क्वेटो, जिसकी राजधानी क्या है, क्वेटो है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पेरू, ये जो देश दिखाई दे रहा है इसका नाम है पेरू। पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। इसके बाद ये जो देश दिखाई दे रहा है इसका नाम है बोलीविया। ये है बोलीविया, जिसकी राजधानी है लापाज। क्या नाम है, लापाज। और यह जो लापाज है पूरे विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, अर्थात ये एक ऐसा कैपिटल है जो विश्व में सबसे ऊंचा स्थान पे है। कौन, लापाज, याद रखेंगे लापाज। इसके बाद यहीं पर एक लंबा सा देश है जो कि बिल्कुल पश्चिमी तट से होते हुए गुजरता है, ये है चिली। ये जो पतला दिखाई दे रही है चिली, ये बिल्कुल पतले है और यह बॉर्डर पे पड़ता है पश्चिमी तट के। चिली, चिली की राजधानी है सैंटियागो। चिली की राजधानी क्या है, सैंटियागो। इसके बाद यहाँ पे जो एक बड़ा देश दिखाई दे रहा है ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ये वाला है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र है यहाँ पे, और इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। क्या नाम है, ब्यूनस आयर्स। ये जो देश है इसका नाम है पराग्वे। इसका नाम है पराग्वे। पराग्वे जो है, पराग्वे की राजधानी है असुंसियन। क्या है, असुंसियन। यहाँ पे एक छोटा सा दिखाई दे रहा है जिसका नाम है उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो। ये देखिए उरुग्वे है जिसकी राजधानी है मोंटेविडियो। मोंटेविडियो। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा खाड़ी दिखाई दे रहा है मोंटेविडियो में, जिसका नाम है रियो डा प्लाटा की खाड़ी। रियो डा प्लाटा बे। रियो डा प्लाटा बे। इसके बाद इसके जो पूर्वी इलाके हैं ये सभी दक्षिण अटलांटिक महासागर हैं और ऊपर में है उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो इसके जो पूरब में है, दक्षिण पूर्व में दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। इसके बाद ये जो सबसे बड़ा इलाका दिखाई दे रहा है जो कि इस दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, जिसका नाम है ब्राज़ील। यह है टोटल ब्राज़ील। इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया। क्या राजधानी है, ब्राज़ीलिया। राजधानी है ब्राज़ीलिया। यहाँ पे देखिए यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व में है उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिण पूर्व में है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और इसके उत्तर में कौन सा सागर है, तो कैरेबियन सागर है। ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है कैरेबियन सागर, जहाँ पे बहुत सारे जो कैरेबियन जैसे कि वेस्ट इंडीज वगैरह जो हैं। एक बात याद रखेंगे, इससे दो रेखाएं गुजरती हैं। एक है इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा, और दूसरा है मकर रेखा, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो मकर रेखा और उसके बाद ये भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा से गुजरती है। तो विषुवत रेखा गुजरती है इससे, और कौन, मकर रेखा अर्थात इक्वेटर गुजरती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। कहाँ से, तो इस दक्षिण अमेरिकी देश से। अब कहाँ कहाँ से गुजरती है ये हम लोग देखें। तो ये जो दिखाई दे रहा है इक्वेटर है, ये इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा विषुवत रेखा क्या होता है, 0 डिग्री अक्षांश। ये 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है भूमध्य रेखा। तो ये 3 देशों से होकर गुजरती है। देखिए ये है इक्वाडोर,
ये है कोलंबिया और ये टोटल है ब्राज़ील। तो 3 देशों से गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो इम्पॉर्टेंट है कि विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका के किन देशों से गुजरती है, तो 3 देशों से, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इसके बाद जो मकर रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, अर्थात 23.5 डिग्री क्या है साउथ, 23.5 डिग्री दक्षिण। ये 4 देशों से होकर गुजरती है। ये है देखिए चिली, इसके बाद है अर्जेंटीना, इसके बाद है पैराग्वे और ब्राज़ील। तो चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील से होकर गुजरती है कौन, मकर रेखा। और तो इस प्रकार जो ब्राज़ील देश है ये 2 महत्वपूर्ण रेखाओं से गुजरती है, एक मकर रेखा से और एक विषुवत रेखा से, अर्थात भूमध्य रेखा से, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे प्रवेश करती है तो कहाँ से गुजरती है, उस जगह का नाम है एंटाफागास्टा। ये जो जगह है इसका नाम है एंटाफागास्टा, एंटाफागास्टा। और ये जो है पूर्वी हिस्से में साओ पोलो, ब्राज़ील का है साओ पोलो, जो कि कहवा मंडी के नाम से भी जाना जाता है। कहवा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पे कहवा व्यापार होता है साओ पोलो से। तो साओ पोलो है पूर्वी में, अंतिम पूर्वी बिंदु, और ये है एंटाफागास्टा, ये अंतिम पश्चिमी बिंदु किसका, जहाँ से ये मकर रेखा गुजरती है दक्षिण अमेरिका में। तो चिली में पड़ता है एंटाफागास्टा और साओ पोलो पड़ता है ब्राज़ील में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ये 2 द्वीप दिखाई दे रहे हैं। एक का नाम है फॉकलैंड आइलैंड, फॉकलैंड द्वीप समूह है। तो न्यू फॉकलैंड द्वीप समूह, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का कब्जा है, अर्थात ये यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन की टेरिटरी है। अभी भी यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का कब्जा है फॉकलैंड द्वीप समूह में। ये जो द्वीप दिखाई दे रहा है, इसके बाद जो अंतिम छोर पे ये पॉइंट दिखाई दे रहा है दक्षिण अमेरिका का, इसे केप हॉर्न कहते हैं, अर्थात हॉर्न अंतरीप। इसका क्या नाम है, हॉर्न अंतरीप, केप हॉर्न। यह जो केप हॉर्न है यह एक आइलैंड में जुड़ा हुआ है, अर्थात ये सबसे दक्षिणतम द्वीप है। कौन, इसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड, टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड, जो कि सबसे दक्षिणतम द्वीप है। और सबसे क्या है दक्षिणतम द्वीप, क्या नाम क्या है, टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड। टेरा डेल फ्यूगो और दक्षिण अमेरिका को अलग करता है एक जल संधि, मैगलन की जल संधि, मैगलन स्ट्रेट। क्या नाम है, मैगलन की जल संधि या मैगलन स्ट्रेट। इसके बाद ये नीचे है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर को केप हॉर्न से अलग करता है एक द्वार जिसका नाम है ड्रैक पास, ड्रैक द्वार, ड्रैकेन द्वार भी इसे कहा जाता है। तो ड्रैकेन पास जो है यह अलग करता है किसको, तो हिंद महासागर को कैप हॉर्न से, अर्थात हॉर्न अंतरीप से। क्या है, ड्रैक पास, ड्रैक दर्रा। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है कौन, उसका नाम है कैप हॉर्न, दक्षिणतम बिंदु। और सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन है, तो उसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड। ये है टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड। और टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड को दक्षिण अमेरिका से अलग करता है मैगलन स्ट्रेट, मैगलन की जल संधि। और ये जो है फॉकलैंड आइलैंड है, यूनाइटेड किंगडम का इस पर कब्जा है। एक बात और याद रखेंगे कि 2 देश, ब्राज़ील के 2 देश स्थल रुद्ध हैं, अर्थात वे समुद्र तट से नहीं लगते हैं। कौन कौन, एक है बोलीविया और दूसरा है पैराग्वे। तो जो बोलीविया है और पैराग्वे है ये दोनों किसी भी तट से नहीं लगते हैं। तट अर्थात ये दोनों लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, अर्थात ये स्थल रुद्ध हैं, भू आबद्ध देश है, भू आबद्ध या स्थल रुद्ध,
स्थल रुद्ध या फिर लैंड लॉक्ड, ये कंट्री हैं। तो ये तो था इसका राजनीतिक परिचय, किसका? दक्षिण अमेरिका का। अब हम लोग आते हैं इसमें कुछ पहाड़ पर्वत इन सबों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारा डिटेल हमारा दिया गया है, पहले इसे देख लें, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल टर्म को हम लोग देख लेंगे। ये देखिए टोटल दक्षिण अमेरिका का ये हमारा जितने सारे भौगोलिक हैं, जैसे पहाड़ पर्वत पठार नदियाँ घास के मैदान रेगिस्तान, ये सब इसमें समाहित है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको देखें। सबसे पहले देखिए सबसे पहले ये जो दिखाई दे रहा है इसके 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला तो है इसका ये किनारे वाला जो तटवर्ती क्षेत्र है, ये किनारे वाला जो तटवर्ती क्षेत्र है। उसके बाद दूसरा है एंडीज, और तीसरा जो है ये है अमेजन बेसिन, और जो चौथा है उसका नाम है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि। ये ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है, ये सभी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि। हालांकि ये पठार की तरह ऊंचे नहीं है, लेकिन ऊंचा ऊंचा है, इसीलिए इसे ब्राज़ीलियन हाईलैंड नाम रखा गया है। ये ब्राज़ील के पठार भी कहे जाते हैं। तो 4 भाग हो गए इसका भौगोलिक वितरण। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका, सबसे पहले ये है पूरा जितना सारा दिखाई दे रहा है, ये है हमारा एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत जो कि दुनिया की एंडीज पर्वतमाला पर्वत श्रृंखला जो कि पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो 7 देशों से होकर गुजरती है। ये सब एंडीज है, ये सब एंडीज है, सब एंडीज पर्वत है। ये सभी एंडीज पर्वत है। इस एंडीज पर्वत की बात की जाए तो ये जो है कौन कौन देश से गुजरता है, तो पहला तो हो गया हमारा, पहला जो देश हो गया वो है हमारा वेनेजुएला। यह है वेनेजुएला, वेनेजुएला है। उसके बाद दूसरा है कोलंबिया, दूसरा देश है कोलंबिया। तीसरा है इक्वाडोर। चौथा है पेरू, चौथा है पेरू। उसके बाद 5वां है बोलीविया। एक बात याद रखेंगे, बोलीविया में ये जो एंडीज पर्वत है सबसे ज़्यादा इसकी चौड़ाई है। कहाँ पे? बोलीविया में। उसके बाद चिली, ये है चिली। चिली और थोड़ा पार्ट इसका प्रवेश करता है अर्जेंटीना में। तो इतने सारे 7 देशों से होकर गुजरता है यह एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत पूरी दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, और यह जो एंडीज पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है, यह 7 देशों से गुजरती है। कौन कौन? अर्जेंटीना, उसके बाद हो गया चिली, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला। वेनेजुएला, इससे कई नदियां निकलती हैं, कई पठार इसके भीतर में हैं, ज्वालामुखी हैं, हम लोग सब देखेंगे। इसके बाद ये जो इलाका दिखाई दे रहा है, इसके अंदर में ये छोटे 2 पठार हैं, और ये दोनों जो है ये पर्वत चोटियां हैं। किसकी? एंडीज की। एक जो है इसका नाम है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी की बात की जाए तो यह माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पे है? यह इक्वाडोर में पड़ता है, और यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन? माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। किस पर्वत श्रेणी पर है? तो वह एंडीज पर्वत श्रेणी पर है, याद रखेंगे। इसके बाद इसी इक्वाडोर में एक और पर्वत की चोटी है, माउंट चिम्बराजो। क्या नाम है? माउंट चिम्बराजो, जो कि एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कैसी? प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो इक्वाडोर में 2 पर्वत चोटियां हो गई, दोनों ज्वालामुखी पर्वत हैं। एक है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी, और यह विषुवत रेखा के बिल्कुल करीब है।
तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विषुवत रेखा के करीब कौन सी चोटी है, तो माउंट कोटोपैक्सी, जो कि पूरी दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। इक्वाडोर में ही है माउंट चिम्बराजो, जो कि एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है बोलीविया का पठार। ये है बोलीविया में एक पठार है जिसका नाम है बोलीविया का प्लेटू, बोलीविया का पठार, याद रखेंगे, बोलीविया का पठार। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे चिली में है ओजस डेल सलाडो। ये है चिली में ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो की बात की जाए तो विश्व का यह सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है और एंडीज पर्वतमाला की यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और कैसी ज्वालामुखी है, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो ओजस डेल सलाडो जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है और यही है ओजस डेल सलाडो। और यह एंडीज पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, याद रखेंगे, प्रसुप्त। इसके बाद यह इसी चिली में एक और पड़ता है माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ जो है विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है। अगर बात की जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो यह है माउंट एकांकागुआ। और कैसी ज्वालामुखी है, तो मृत ज्वालामुखी। और यह दक्षिण अमेरिका और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है किसके बाद, माउंट एवरेस्ट के बाद। तो माउंट एकांकागुआ माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण अमेरिका और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर। और यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और कैसा है, मृत ज्वालामुखी। इसके ठीक ये जो पठार दिखाई दे रहा है और मरुस्थल, इसका नाम है पेंटागोनिया का पठार। यह एक प्लेटू भी है और एक डेजर्ट भी है। तो यह पेंटागोनिया का पठार जो है एक पठार के साथ साथ मरुस्थल भी है, याद रखेंगे, पठार के साथ साथ क्या है, एक मरुस्थल भी है। यह पेंटागोनिया का पठार जो है यह चिली, अर्जेंटीना, इन सभी देशों में इसका फैलाव है। इसके बाद ये जो किनारे दिखाई दे रहा है ये सभी क्या हैं, तो विश्व की सबसे लंबी तटवर्ती मैदान है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग में है। ये सभी किनारे वाले जो दिखाई दे रहे हैं ये सभी मरुस्थलीय भाग हैं। तो विश्व के सबसे लंबे तटवर्ती मैदान हैं जो कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल पश्चिम में है। यहीं पे है एक मरुस्थल जो पेरू और चिली में पड़ता है जिसका नाम है अटाकामा। जिसका नाम क्या है, अट्टाकामा मरुस्थल। इसका नाम है अट्टाकामा मरुस्थल। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ से एक है पठार, ये है ब्राज़ीलियन प्लेटू। ये सभी जो इलाके दिखाई दे रहे हैं इसे कहते हैं ब्राज़ीलियन उच्च भूमि। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं, तो ये इसे ब्राज़ीलियन हाईलैंड एरिया या ब्राज़ील प्लेटू, ब्राज़ील की उच्च भूमि या ब्राज़ील का पठार कहा जाता है। इसके बाद बात की जाए तो ये जो दिखाई दे रहा है ये पूरा है गुयाना का पठार। गुयाना का पठार गुयाना, वेनेजुएला, ब्राज़ील और कोलंबिया, इन सभी इलाकों में पूरा फैला हुआ है गुयाना का पठार। यह है गुयाना प्लेटू। यह गुयाना प्लेटू विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। तो गुयाना का पठार विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। यह गुयाना का पठार इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि इसका मैक्सिमम जो भाग है वह कहाँ पे है, गुयाना कंट्री में है, गुयाना देश में। एक देखिए ये जो खाड़ी है इसका नाम है गल्फ ऑफ पैरिया। क्या नाम है, गल्फ ऑफ पैरिया। पैरिया की खाड़ी है जो किसका हिस्सा है, कैरेबियन सागर का।
कैरेबियन सागर का, यहाँ तक एंडीज पर्वत समाप्त होता है। एंडीज पर्वत श्रेणी यहाँ तक समाप्त होता है। दो यहाँ पे शहरें हैं, एक है मकापा और दूसरा है मानस। मकापा और मानस, ये मकापा जो है यह बिल्कुल पूर्वी छोर पे है, हम लोग इसको आगे देखेंगे। ये मकापा है और ये मानस शहर है। अब हम लोग आते हैं इसके नदियों के बारे में। तो नदी की बात की जाए तो यहाँ पे कौन कौन नदियाँ निकलती है, तो एक नदी यहाँ से गुयाना के पठार से निकलती है और जाकर गल्फ ऑफ पेरिया अर्थात कैरेबियन सागर में गिर जाती है, और इसका नाम है, इस नदी का नाम है ओरिनिको नदी। ओरिनिको रिवर या ओरिनिको नदी, याद रखेंगे। ये गुयाना के पठार से निकलती है और पेरिया के खाड़ी में जाके गिर जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे अफवाह वाली नदी ये है अमेजन नदी। अमेजोन नदी, ये है अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, अर्थात विश्व में सबसे ज़्यादा जल क्षेत्र वाला यह नदी है। जल अपवाह तंत्र सबसे बड़ा बनाता है, अर्थात बहुत सारी इससे नदियां आकर मिलती है और यह एक बहुत बड़ा अपवाह तंत्र बनाता है, जो कि विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। इसे अमेजन बेसिन कहते हैं। अमेजन बेसिन, ये सभी हरे भरे इलाके हैं जो विश्व में ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं, और यहाँ पर पूरे विश्व में डिफरेंट टाइप के जानवर और डिफरेंट टाइप के वनस्पतियाँ पाई जाती है अमेजन के बेसिन में। इसमें देखिए बहुत सारी सहायक नदियाँ आके मिलती हैं। एक तो है टेनेसी रिवर, इसकी सहायक है, निग्रो है, तो बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। देखिए कितनी सहायक नदियाँ हैं, ये सभी इसी से होकर गुजर रही हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब है अमेजन के बारे में हम लोग देखेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए यह है निग्रो नदी, यह है निग्रो नदी जो कि इसकी सहायक नदी है। एक नदी तो यह भी निकलती है कहाँ से, एंडीज पर्वत से। यह एंडीज पर्वत से निकलती है और इसके बाद यह भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। कहाँ पे, जहाँ पे गिरती है वह क्षेत्र कहलाता है मकापा। क्या कहा जाता है उसे, मकापा कहते हैं। इसके बाद एक नदी दिखाई दे रही है और इसका नाम है, ये नदी है जो कि ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है। इसका नाम है साओ फ्रांसिस्को नदी। साओ फ्रांसिस्को नदी जो कि ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकल के और यह अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है, साओ फ्रांसिस्को नदी। इसके बाद इसी ब्राजीलियन उच्च भूमि से एक नदी निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पनामा नदी। ये पनामा नदी दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो पराना नदी, सॉरी इसका नाम है पराना नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और यह नदी जो है आकर इसके साथ दो नदियां आकर मिलती है। एक तो यहाँ पे देखिए मिलता है पैराग्वे नदी, पैराग्वे नदी, पैराग्वे नदी यहाँ पे मिलता है। और यह जो पराना नदी है यह पैराग्वे और ब्राज़ील के बॉर्डर से होकर गुजरती है, पैराग्वे और ब्राज़ील की सीमा बनाती है। जब ये आगे जाती हैं तो इससे एक और नदी मिलती है जिसका नाम है उरुग्वे। ये उरुग्वे नदी, यह उरुग्वे नदी उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है, साथ ही साथ ब्राज़ील और उरुग्वे की भी सीमा बनाती है। और जब ये तीनों नदियाँ मिलती हैं तो जाकर रियो डा प्लाटा की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसीलिए तीनों के सम्मिलित रूप को रियो डा प्लाटा रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं, रियो डा प्लाटा रिवर कहते हैं। याद रखेंगे, रियो डा प्लाटा की तीन नदियां कौन कौन हो गई, एक तो होगी पैराग्वे नदी, एक उरुग्वे नदी, और तीसरा जो हो गया वो इसका नाम है पराना नदी।
पराना नदी। ठीक है। अब एक और नदी यहाँ पे है कोलोरेडो, कोलोरेडो नदी। एक और रिवर थी कोलोरेडो के नाम से, कहाँ पे? उत्तर अमेरिका में, जो हमने पढ़ाया है। तो कोलोरेडो नदी यह भी एंडीज पर्वत से निकलती है और यह जाकर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो कोलोरेडो नदी ये एंडीज पर्वत से निकल के दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसके बाद यहाँ पे कुछ झीलें हैं। एक तो हमने झील देखा, कौन? मराकाइबो झील, जो कि पेट्रोलियम का भंडार है, पेट्रोलियम का भंडार है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये जो एक झील है इसका नाम है लेक टिटिकाका। टिटिकाका झील पूरे विश्व, जो कहाँ पे है? बोलीविया में। बहुत इंपॉर्टेंट है यह टिटिकाका झील। यह पूरे विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। कहाँ पे है? लापाज में। चूँकि लापाज पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, तो वहीं पर है टिटिकाका झील, जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। कैसी झील है? तो नौका गम्य, अर्थात इससे नाव आसानी से गुजर सकता है। इसके बाद ये है लेक पोपो, यहीं पर है बोलीविया में, लापाज के पास ही है, जिसका नाम है लेक पोपो, पोपो झील। तो दो झीलें हैं, एक पोपो झील और एक टिटिकाका। कहाँ पे? बोलीविया में। ठीक है। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात की जाए अब आते हैं घास के मैदान पे। क्या? घास के मैदान पे। तो सबसे ऊपर में ये जो घास का मैदान दिखाई दे रहा है, ये सभी घास का मैदान, ये सभी जो है घास का मैदान है। यह कौन सा है? लानोस। लानोस घास का मैदान है। याद रखेंगे, ये कैसी है? ये सभी शीत कटिबंधीय है। लानोस, लानोस घास का मैदान। ये टोटल वेनेजुएला, गुयाना, ये सभी जो इलाके हैं, ब्राज़ील, ये छोटा हमने दिखाया, सब घास का मैदान है, जिसे कहते हैं लानोस। ये सभी इलाके ऊपर में है, लानोस घास का मैदान। इसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है सेल्वास, ये वर्षा वन है। ये जो अमेजन के पास दिखाई दे रहा है, ये अमेजन के बेसिन को हम लोग सेल्वास वर्षा वन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्वास। और एक घास का भी मैदान है। सेल्वास वर्षा वन है, रेन फॉरेस्ट है, और एक ग्रासलैंड भी है, घास का मैदान है। उसके ठीक नीचे आते हैं तो ये है हमारा कौन? इसके ऊपर में है कटिंगा। ये कटिंगा क्या है? ग्रासलैंड है। कटिंगा घास का मैदान ऊपर में है, हम लोग यहाँ पे दिखाएं, ये सब कटिंगा है। ये है, हम इसके नीचे जब आएंगे तो एक है कैंपोस। ये ब्राज़ील में पड़ता है, पूरा ब्राज़ील कैंपोस ग्रासलैंड है। ये सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। क्या है नाम? कैंपोस। इसके बाद उसके नीचे है एक घास का मैदान, जिसका नाम है सेराडोस। सेराडोस, ये है सेराडोस घास का मैदान। और एक क्षेत्र बनता है जो कि मिश्रित वनस्पति का क्षेत्र है, जिसका नाम है ग्रेनचाओ ग्रासलैंड। ग्रेनचाओ घास का मैदान, ये क्या है? ग्रेनचाओ ग्रासलैंड, ग्रेनचाओ घास का मैदान। अब यहाँ पे देखिए दो शहर है। साओ पोलो जो है, इसे कॉफ़ी बिजनेस सेंटर कहते हैं। कॉफ़ी का व्यापारिक केंद्र यहाँ पे बहुत बड़ा है साओ पोलो में। तो साओ पोलो को कॉफ़ी बिजनेस सेंटर, कॉफ़ी का व्यापारिक केंद्र, और ये जो सेंटोस है इसके पास ये बंदरगाह है, सेंटोस बंदरगाह, जहाँ पे कॉफ़ी का बहुत बड़ा निर्यातक है। तो सबसे बड़ा कॉफ़ी का निर्यातक जगह है तो कॉफ़ी एक्सपोर्ट पोर्ट है। कॉफ़ी का निर्यात करने वाला बंदरगाह है सेंटोस। सेंटोस। तो लगभग जो है हम लोग सारी चीज़ें समाप्त कर लिए हैं। अब हम लोग इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। इसका थ्योरेटिकल पार्ट, नदी सब देख लिए हम लोग। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखा जाए।
देखिए, दक्षिण अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वह 77,98,500 किलोमीटर, 77,98,500 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका अधिकांश विस्तार किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। इसका अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ पर संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है कैडोर। जिसका नाम क्या है? कैडोर। जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है लापाज, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 365.8 मीटर। कितना? 365.8 मीटर। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो रियो डी जेनेरियो, जो कहाँ पे है? ब्राज़ील में। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है रियो डी जेनेरियो, जो कहाँ पे है? ब्राज़ील में। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ पर उत्पादन होता है? ब्राज़ील में। और विश्व में दूसरा सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादक देश कौन है? तो ब्राज़ील है, याद रखेंगे। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है वह कहाँ पे है? इटाबीरा में। इटाबीरा में। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है ब्राज़ील का इटाबीरा। अटाकामा मरुस्थल में किस चीज़ का भंडार है? नाइट्रेट का। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट का भंडार है। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला कंट्री कौन है? पेरू। कौन है? पेरू। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान पर बहुत सारे वन पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? मोंटेनो कहा जाता है। तो एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढलान पर बहुत सारे वन पाए जाते हैं जिन्हें मोंटानो कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में सूरजमुखी के बीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है किस देश में? अर्जेंटीना में। तो सूरजमुखी के बीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन अर्जेंटीना में होता है। दक्षिण अमेरिका में बंदरों और दूसरे पेड़ पर रहने वाले जीवों के शिकारी पाए जाते हैं। कौन कौन? प्यूमा और जगुआर। ये जीव हैं प्यूमा और जगुआर, जो बंदरों और दूसरे पेड़ पर रहने वाले जीवों के शिकारी हैं। एंडीज पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 7200 मीटर। कितनी है? 7200 मीटर। अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार क्या है? मेनियोक, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह ही होता है और ज़मीन से इसे निकाला जाता है आलू की तरह। तो यह अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार है। इसका नाम है मेनियोक, जिसे कसावा भी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका की भूमि जो है वह विश्व के क्षेत्रफल का 11.8% है। कितना? 11.8। और टोटल क्षेत्रफल जो है जल भी मिला लिया जाए तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 3.48%। ब्राज़ील की खोज की थी पेट्रो कैब्रल ने 1928 में। इसी कारण इसे ब्राज़ील का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ब्राज़ील। पेट्रो कैब्रल 1928 में। जनसंख्या के दृष्टिकोण से दक्षिण अमेरिका का पूरे विश्व में 5वां स्थान है। कितना? 5वां। और क्षेत्रफल में 4था। अमेजन नदी की बात की जाए तो यह कौन कौन देशों में होकर गुजरता है? तो 5 देश: ब्राज़ील, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर और पेरू। तो ब्राज़ील, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर और पेरू से होकर यह अमेजन नदी गुजरती है। पराना नदी 3 देशों से होकर गुजरती है: ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना। तो पराना नदी 3 देशों से होकर गुजरती है: ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना। ओरिनिको नदी 2 देशों से गुजरती है: वेनेजुएला और कोलंबिया। तो ओरिनिको नदी वेनेजुएला और कोलंबिया से होकर गुजरती है। अटाकामा मरुस्थल 4 देशों में फैला है। कौन? चिली, पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना। तो अटाकामा मरुस्थल चिली, पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना में फैला है। पेरू में भी एक मरुस्थल है जिसको पेरूवियन मरुस्थल कहा जाता है। क्या? पेरूवियन मरुस्थल। और अर्जेंटीना में भी एक मरुस्थल है जिसे मोंटे मरुस्थल कहा जाता है। कौन? मोंटे मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कौन है? पंपास है। कहाँ पे है पंपास? अर्जेंटीना में।
तो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा और वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास में है। पंपास घास का मैदान है। दक्षिण अमेरिका का पेरिस किसे कहते हैं? ब्यूनस, जो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, उसे दक्षिण अमेरिका की पेरिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बेहतरीन सड़क है। सड़क बहुत बेहतरीन है। तो दक्षिण अमेरिका का पेरिस किसे कहते हैं? ब्यूनस आयर्स को, जो कि अर्जेंटीना की कैपिटल है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे फ्रांस की राजधानी पेरिस की तरह ही खूबसूरत सड़कें हैं। पेरिस किस लिए प्रसिद्ध है? वहाँ पे बहुत शानदार सड़क है। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कहाँ पे है? चिली में, चिली के चिक्विकमाटा में। तो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है चिली के चिक्विकमाटा में। दक्षिण अमेरिका को यहाँ पे एक समुद्री पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है क्रोन पक्षी। तो इसी कारण इसे पक्षियों का महादेश कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका को क्या कहा जाता है? पक्षियों का महादेश, क्रोन पक्षी के कारण। दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या नगरों में निवास करते हैं। कहाँ पे? उरुग्वे में 87%। तो पूरे दक्षिण अमेरिका का पूरे उरुग्वे में 87% लोग क्या हैं? तो नगरों में निवास करते हैं, अर्थात सबसे अधिक नगरीकरण देश है उरुग्वे। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ पे होता है? अर्जेंटीना में। सर्वाधिक मक्का का उत्पादन अर्जेंटीना में। ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल और इसकी राष्ट्रभाषा है पुर्तगाली, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगालों का शासन था, तो इसीलिए इसकी राष्ट्रभाषा है पुर्तगाली और मुद्रा है रियाल। जो पूरे विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है जिसका नाम है वालसा वृक्ष की लकड़ी, इसका उपयोग नाव बनाने में होता है। तो वालसा वृक्ष की लकड़ी का उपयोग नाव बनाने में होता है। दक्षिण अमेरिका का उत्तरी बिंदु कौन है? तो पुन्ना गैलीबास। दक्षिण अमेरिका का जो उत्तरी बिंदु है उसे पुन्ना गैलीबास कहते हैं। एंडीज पर्वत का उत्तरी जो बिंदु है वह ट्रिनिडाड द्वीप है, और जबकि दक्षिणी भाग कौन है? स्टार्टन द्वीप। तो एंडीज पर्वत का सबसे उत्तरी भाग है ट्रिनिडाड द्वीप और दक्षिणी भाग है स्टार्टन द्वीप। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी रेल मार्ग है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। क्या नाम है इसका? ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। यह रेल मार्ग चिली के वालपैराइजो से अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स तक जाती है। कहाँ से है? चिली की राजधानी, चिली के वालपैराइजो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक। अर्जेंटीना के विशाल पशु के फर्म को क्या कहा जाता है? एक्टासिया। तो अर्जेंटीना के विशाल पशु फर्म को एक्टासिया कहा जाता है, और यहाँ के पशुपालकों को ग्वांटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्वांटो। इसकी अन्य नदी हैं दक्षिण अमेरिका में कौन कौन? ब्रैंको नदी, रियो नदी, डी सूल नदी, तो जिसकी तो ब्रैंको नदी, रियो नदी, डी सूल नदी, ये सभी भी क्या हैं? तो ये सभी दक्षिण अमेरिका की नदियां हैं। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? तो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन यह कोंडोर रेलवे स्टेशन है। कहाँ पे? बोलिविया में। कोंडोर रेलवे स्टेशन है बोलिविया में। टिटिकाका की ऊंचाई है समुद्र तल से 3811 मीटर। कितना? 3811 मीटर। और बोलिविया का जो कोंडोर क्षेत्र है, जो कि सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, इसकी ऊंचाई है 4786 मीटर, 4786 मीटर। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील। अमेजन बेसिन में कुछ लोग रहते हैं, जिस घर में रहते हैं उस घर को कहा जाता है मलोका। क्या कहा जाता है? मलोका। यह अपार्टमेंट जैसा घर होता है और जिसकी छत तीव्र ढलान पर होती है। जिसकी छत कैसी होती है? तीव्र ढलान वाली होती है। तो अमेजन बेसिन में रहने वाले लोगों का घर क्या कहलाता है? मलोका। अमेजन बेसिन में कौन सा पक्षी पाया जाता है? टुकन। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी है टुकन। अमेजन बेसिन में एक परजीवी पौधा पाया जाता है जिसका नाम है ब्रोमीलाइड। क्या नाम है इसका? ब्रोमीलाइड। यह पत्तियों में जल को संचय रखता है, पत्तियों में जल को इकट्ठा रखता है
और मेढक जैसे प्राणी के द्वारा जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए किया जाता है। तो इस पानी का उपयोग मेढक क्या करते हैं? जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन है? केंडोर, जो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। और उड़ न सकने वाली पक्षी भी एक पाई जाती है जिसका नाम है रिया। क्या नाम है? रिया। एंडीज पर्वतमाला पर बोझा ढोने वाला एक जानवर पाया जाता है जिसका नाम है लामा। क्या नाम है? लामा। जो जंगली लामा है पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है, उसका नाम क्या है? ग्वानको। क्या नाम है? ग्वानको। सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक देश कौन है? ब्राज़ील, जो विश्व में इसका तीसरा स्थान है। विश्व में इसका तीसरा स्थान है। तो सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक देश है कौन? ब्राज़ील। विश्व में इसका तीसरा स्थान है। अमापा की जो खान है ब्राज़ील का, यही अमापा की खान सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन है? बोलिविया है। ओलिवर रिडले कछुआ का प्राकृतिक प्रजनन स्थल कहाँ पे है? गैलापेगोस द्वीप में। तो दक्षिण अमेरिका में ओलिवर रिडले नामक एक कछुआ पाया जाता है जिसका प्राकृतिक प्रजनन स्थल है गैलापेगोस द्वीप में। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से एक खाद की प्राप्ति होती है जो फास्फोरस से भरा रहता है। इस खाद का नाम है ग्वानो। क्या नाम है? ग्वानो। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्रों में यह समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद है जो फास्फोरस से समृद्ध है। इसका नाम है ग्वानो। क्या नाम है? ग्वानो। अगर बात की जाए कि आकार कैसा है इसका दक्षिण अमेरिका का, तो त्रिभुजाकार है। कैसा? त्रिभुजाकार। इसका जो अर्जेंटीना का जो पंपास है वह गेहूं उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन? गेहूं उत्पादन के लिए। विश्व का सर्वाधिक मांस उत्पादन कौन देश करता है? अर्जेंटीना। कौन देश करता है? अर्जेंटीना। विश्व की प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? टेनेसी नदी पर, जिसे 1928 में बनाया गया था। विश्व की प्रथम जल विद्युत परियोजना है जो कि अमेजोन की सहायक नदी है टेनेसी। 1928 में इस पर बनाया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ब्राज़ील, कुल देश कितने हैं दक्षिण अमेरिका में? 13, जिसमें सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। सबसे बड़ा देश कौन है? ब्राज़ील। ब्राज़ील की सीमा 10 देशों के साथ लगती है, जबकि अर्जेंटीना, चिली और इक्वाडोर के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। तो अर्जेंटीना, चिली और इक्वाडोर के साथ ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती। फ्रेंच गुयाना के में एक कोरू नाम का जगह है, वहाँ पर फ्रांस का आधिपत्य है। फ्रांस का एक रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है जिसे गुयाना प्रक्षेपण केंद्र कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि फ्रेंच गुयाना में एक कोरू नामक जगह है जहाँ पे फ्रांस का एक रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है जिसे गुयाना प्रक्षेपण केंद्र कहा जाता है। सूरीनाम में बहुत ज़्यादा भारतीय रहते हैं। सबसे ज़्यादा भारतीय अगर बात की जाए दक्षिण अमेरिका में कहाँ रहते हैं, तो सूरीनाम में। वेनेजुएला जो है यह ओपेक का सदस्य है। यह पेट्रोलियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर है मराकाइबो झील। यह तेल संगठन ओपेक का सदस्य है। दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है लापाज, जो किस झील पर है? टिटिकाका झील पर। किस पर? टिटिकाका झील पर। दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश कौन है? उरुग्वे। दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश कौन है? उरुग्वे है। दक्षिण अमेरिका की भू आबद्ध अर्थात स्थल रुद्ध देश, लैंड लॉक्ड कंट्री है बोलिविया और पराग्वे। बोलिविया और पराग्वे। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका। कहाँ पे है? बोलिविया में। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका, जो बोलिविया में है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन है? क्विटो है। क्विटो याद रखेंगे। एक तो है सबसे ऊंचा कौन? लापाज, और दूसरा क्विटो। भूमध्य सागर के यह बिल्कुल उत्तर में है। बिल्कुल नज़दीक होते हुए भी यहाँ पर तापमान बहुत ही कम है,
क्योंकि यह कहाँ पे है, एंडीज पर्वत पर। तो क्वीटो जो कि क्वीटो यह क्या है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। यह भूमध्य सागर के उत्तर में है। बिल्कुल नज़दीक होते हुए भी इसका तापमान बहुत कम है, क्योंकि यह कौन सी पर्वत पर है, एंडीज पर्वत पर। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है कौन, ब्राज़ील। ब्राज़ील और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है सूरीनाम। दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है सूरीनाम। दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका के दक्षिण पूर्व में और अफ्रीका के पूर्व में कहाँ पे है, पश्चिमी गोलार्ध में। तो उत्तर अमेरिका के दक्षिण पूर्व में है और अफ्रीका के पूरब में है और यह दक्षिणी गोलार्ध में है। विश्व में इसका क्षेत्रफल 4था स्थान पे है। तो क्षेत्रफल में यह विश्व में 4थे स्थान पर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत का जो निर्माण हुआ है यह 2 प्लेटों के टकराने से हुआ है। एक है नजका प्लेट अर्थात प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिणी अमेरिका प्लेट। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट अर्थात जिसे नजका प्लेट कहते हैं, उसके और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के टकराने से एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। सेनोजोइक युग में इसका निर्माण हुआ है, क्योंकि सेनोजोइक युग में जो अल्पाइन निर्मित होता है उसे अल्पाइन पर्वत कहते हैं या फिर नवीन बलित पर्वत कहते हैं। नवीन बलित पर्वत कहते हैं, याद रखेंगे। तो यह हिमालय की तरफ ये क्या है, नवीन बलित पर्वत है, जिसका निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ है। यह दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल पश्चिम में है। दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल पश्चिम में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पे है, बोलीविया में, और सर्वाधिक लंबाई है चिली में। चूँकि चिली एक पतला लंबा देश है, तो जाहिर सी बात है सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे होगा, चिली में, और सर्वाधिक चौड़ाई बोलीविया में। एंडीज पर्वत की पूर्वी क्षेत्र के वन को मोंटाना वन कहते हैं। ओरिनिको नदी के बारे में बात की जाए तो यह गुयाना के पठार से निकलती है और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। गुयाना के पठार में निकलती है और कहाँ पे गिरती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इसी नदी के बेसिन में लानोस नामक एक घास का मैदान है। तो लानोस नामक एक घास का मैदान कहाँ पे है, तो यह गुयाना के पठार से निकलने वाली नदी ओरिनिको नदी के बेसिन में। यह वेनेजुएला की एक प्रमुख नदी है, सबसे प्रमुख नदी है वेनेजुएला की। वेनेजुएला में, लेकिन वेनेजुएला में और विश्व में यह सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का भंडार भी है। इसी नदी के बेसिन में विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का भंडार है, लेकिन वेनेजुएला में अभी तक इसका उत्पादन शुरू नहीं हो चुका है। इसकी एक सहायक नदी है कैरो नदी, जिसे करोनी नदी भी कहते हैं, कैरो या कोरोनी नदी। इसी करोनी नदी पर क्या है, तो एक विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात। तो विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, जो किस पर है, इसी कैरो या कैरोनी नदी पर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 979 मीटर, 979 मीटर। अमेजोन नदी की बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है अमेजोन नदी। यह विश्व की सबसे बड़ी एवं सबसे चौड़ी नदी है। यह विश्व की सबसे बड़ी और सबसे चौड़ी, देखिए लंबी नदी नहीं है, लंबी नदी है नील नदी, लंबी नदी है नील नदी, लेकिन यह चौड़ी नदी है जल अपवहन के क्षेत्र में, अर्थात यह बहुत ज़्यादा अपवाह तंत्र बनाती है। नील नदी के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नील नदी के बाद क्या है, तो यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो यह एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं निग्रो, मेडीरा। इसके बाद है साओ फ्रांसिस्को नदी। क्या नाम है, साओ फ्रांसिस्को नदी।
तो साओ फ्रांसिस्को नदी यह पूरी तरह से ब्राज़ील में बहने वाली नदी है और ब्राज़ील की सबसे बड़ी नदी है। तो पूरी तरह से ब्राज़ील में बहने वाली नदी है साओ फ्रांसिस्को नदी और ब्राज़ील की यह सबसे बड़ी नदी है। यह ब्राज़ीलियन उच्च भूमि क्षेत्र अर्थात ब्राज़ील के पठार से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व भाग को यह उत्तर पूर्व से जोड़ती है। यह ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व भाग को उत्तर पूर्व से जोड़ती है। इसी कारण ब्राज़ील में इस नदी को राष्ट्रीय एकता नदी कहते हैं। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय एकता नदी। इसके बाद है पराना नदी। क्या नाम है? पराना नदी। यह पराना नदी ब्राज़ील के पठार से निकलती है और रियो डा प्लाटा की खाड़ी में जाके गिर जाती है। हमने बताया था कि दो नदियां और मिलती हैं इससे, एक पराग्वे नदी और एक और नदी मिलती है। तो पराना नदी जो है यह ब्राज़ील के पठार से निकलती है और रियो डा प्लाटा की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी दो सहायक नदी हैं, उरुग्वे नदी और एक पराग्वे नदी। हमने बताया था उरुग्वे और पराग्वे। ये तीनों नदियों एक साथ मिलती है प्लाटा की खाड़ी के पास और इसका नाम हो जाता है, जब तीनों मिलती हैं तो उसका नाम होता है प्लाटा नदी। क्या? प्लाटा नदी। पराग्वे नदी ब्राज़ील की सीमा क्षेत्र पर पराना नदी से जाके जुड़ जाती है। तो ये जो पराग्वे नदी है यह ब्राज़ील की सीमा क्षेत्र पर पराना नदी से जाके जुड़ जाती है और वहीं पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना 14,000 मेगावाट का यह क्या करती है? बांध का निर्माण करती है, जिसे इताइपू बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? इताइपू बांध। तो यह पराग्वे नदी ब्राज़ील सीमा क्षेत्र पर पराना नदी से जुड़ती है और यहीं पर यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत क्या है? बनाने वाला बांध का निर्माण करती है, जिस बांध का नाम है इताइपू बांध। इताइपू बांध, इसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इताइपू बांध किस नदी पर है? पराना नदी पर, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना का निर्माण करती है, जिसकी क्षमता है 14,000 मेगावाट। इसी पराना नदी ब्राज़ील और पैराग्वे की सीमा का निर्माण करती है। तो पैराग्वे नदी ब्राज़ील और पैराग्वे की सीमा का निर्माण करती है। पराना नदी भी पैराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा का निर्माण करती है। पैराग्वे नदी ब्राज़ील और पैराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा का भी निर्माण करती है। तो याद रखेंगे, पैराग्वे नदी ब्राज़ील और पैराग्वे की सीमा का निर्धारण करती है, साथ ही साथ पैराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा का भी निर्माण करती है। जबकि ये जो पराना नदी है यह पैराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा का निर्माण करती है, साथ ही साथ ब्राज़ील और पैराग्वे की भी सीमा का निर्माण करती है। जबकि उरुग्वे नदी जो है, उरुग्वे नदी ब्राज़ील और अर्जेंटीना तथा उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा का निर्माण करती है। तो उरुग्वे नदी जो है ब्राज़ील और अर्जेंटीना तथा उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है। तो इसको दो तीन बार देख लेंगे वीडियो, तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। दक्षिण अमेरिका की यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन? पराना नदी। तो पराना नदी दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है और इसी के पास है एक मरुस्थल जिसका नाम है पेंटागोनिया का मरुस्थल। यह एक पठार भी है और मरुस्थल भी है। पेंटागोनिया, कोलोराडो नदी यह एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। इसी के पास है पेंटागोनिया का पठार, जिसे यह एक मरुस्थल भी है, पेंटागोनिया मरुस्थल। गुयाना का पठार, गुयाना के पठार से ओरिनिको नदी निकलती है। कौन नदी? ओरिनिको नदी। यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर में अवस्थित है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका के उत्तर में। विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से यह एक है। तो यह जो गुयाना का पठार है विश्व का सबसे पुराना भूभाग है। बॉक्साइट,
सोना, हीरा इत्यादि खनिज की यहाँ पे बहुतायत मात्रा मिलती है। बॉक्साइट, सोना और हीरा इन सभी की यहाँ पे बहुतायत मात्रा मिलती है। इसे खनिजों का भंडार भी कहते हैं। तो गुयाना के पठार को खनिजों का भंडार भी कहते हैं। इसके द्वारा जल विद्युत एवं जल प्रपात क्षेत्र का भी निर्माण होता है। तो इसमें बहुत सारे जल विद्युत और जल प्रपात पाए जाते हैं। यह कहाँ पे है? विषुवत रेखा पर। यह विषुवत रेखा पर स्थित है। इसी पर है, यहीं पर है एक बहुत बड़ा घास का मैदान, लानोस घास का मैदान, जो एक प्रकार का वर्षा वन है। कैसा है? वर्षा वन है। और यह जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लानोस घास का मैदान जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है ब्राज़ील का पठार, जिसे ब्राज़ीलियन उच्च भूमि कहते हैं। ब्राज़ील के लगभग आधे भाग में यह अवस्थित है। तो ब्राज़ील का पठार ब्राज़ील के लगभग आधे भाग में स्थित है। लौह अयस्क सहित यहाँ पे खनिजों का विशाल भंडार है। लौह अयस्क सहित यहाँ पे खनिजों का भंडार है। मांटो ग्रासो नामक पठार इसी का हिस्सा है। तो मांटो ग्रासो का पठार इसी का हिस्सा है। इससे पराना नदी और साओ फ्रांसिस्को नदी निकलती है। कौन सी नदी? पराना नदी और साओ फ्रांसिस्को नदी। जैव विविधता की दृष्टि से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। जैव विविधता की दृष्टि से यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी जल उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे वर्षा वन हैं। इसके बाद है बोलीविया का पठार। कौन है बोलीविया का पठार? यह एक अंतः पर्वतीय पठार है। कैसा है? अंतः पर्वतीय पठार है। यह एंडीज पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। किसके बीच? एंडीज पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। यहाँ पर का बहुत सारी शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? शुष्क परिस्थितियाँ। यहाँ पे लवणीय झीलों की उपस्थिति पाई जाती है। किसकी? लवणीय झीलों की। इसी पर एक झील है जिसका नाम है टीटीकाका झील। क्या नाम है? टीटीकाका, जो एक मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की झील। यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुत सारी ज्वालामुखियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पे लावा की बहुत सारी परतें मौजूद हैं। क्या है? लावा की बहुत सारी परतें मौजूद है। टीन के बहुत बड़े भंडार यहाँ पे मौजूद हैं। कौन? टीन का बहुत बड़ा भंडार यहाँ पे मौजूद है। इसी पठार पर बोलीविया की राजधानी जिसका नाम है लापाज, वो मौजूद है। इसी पठार पर बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज मौजूद है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। इसके बाद बात की जाए तो पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार एक तरह से शुष्क मरुस्थल है। यह एंडीज पर्वतमाला की वृष्टि छाया में मौजूद है। वृष्टि छाया का मतलब है कि इस तरफ एंडीज पर्वतमाला है और यहाँ पे है पेंटागोनिया का पठार। जब हवाएं इधर से आती हैं तो इधर की ओर तो प्रवेश करेगी, तो इधर एंडीज पर्वतमाला इसको रोक देगा, तो इधर वर्षा नहीं होगा। इसी को कहते हैं वृष्टि छाया। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और कैसा मरुस्थल है? तो शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल है, ठंडी मरुस्थल है। इसके बाद है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे ऊंचाई पर स्थित यह एक मीठे पानी की झील है। तो टीटीकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी और विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है? तो एक झील है। तो यह टीटीकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे ऊंचाई पर स्थित एक मीठे पानी की झील है। यह दो देशों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है, पेरू और बोलीविया। अर्थात यह कौन कौन देश में है? पेरू और बोलीविया में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित यह नौकागम्य झील है और यह बोलीविया की पठार पर स्थित है। तो टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक नौकागम्य झील है, अर्थात यहाँ पे नाव गुजरते हैं, और यह बोलीविया की पठार पर स्थित है। इसके बाद एक झील है माराकाइबो। हालांकि इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, माराकाइबो के बारे में।
माराकाइबो झील। माराकाइबो झील वेनेजुएला की एक प्रमुख झील है और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। तो माराकाइबो झील क्या है? वेनेजुएला की प्रमुख झील है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। यह कैरिबियाई सागर के पास स्थित है और एक लैगून झील है। लैगून झील हमने बताया था जो समुद्र के किनारे बनता है। तो कैरिबियाई सागर के पास एक लैगून झील है और यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार बृहत मात्रा में पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका के मैदान की बात की जाए तो यहाँ पे पश्चिमी तटवर्ती मैदान जहाँ पे अटाकामा मरुस्थल है, एंडीज पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान जिसे पूर्वी उच्च प्रदेश कहते हैं, और पश्चिमी तटवर्ती मैदान। तो यहाँ के मैदान कौन कौन हैं? पश्चिमी तटवर्ती मैदान, एंडीज पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान और ब्राज़ीलियन उच्च भूमि। जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान है यह विश्व का सबसे लंबा तटवर्ती मैदान है। विश्व का सबसे लंबा तटवर्ती मैदान है। यहाँ एक ठंडी जलधारा बहती है जिसका नाम क्या है? पेरू की जलधारा। क्या है? पेरू की ठंडी जलधारा। यह पेरू से निकलती है और पेरू कहाँ पे है? तो यह जो पेरू है यह प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर। तो पेरू की ठंडी जलधारा यहाँ बहती है, इसी कारण इसका मैदान कैसा है? शुष्क है, शुष्क है। इस क्षेत्र की मिट्टी में नाइट्रेट और फॉस्फेट का भंडार है। किसका भंडार है? नाइट्रेट और फॉस्फेट का। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी मौजूद हैं, खास करके गुआना नामक पक्षी जो एक समुद्री पक्षी है। तो यहाँ पर बहुत सारे पक्षी मौजूद हैं पश्चिमी तटवर्ती मैदान में, खास करके गुयाना नामक पक्षी जो कि एक समुद्री पक्षी है। इन पक्षियों के बहुत यहाँ पे बीट मिलते हैं। पक्षियों के बीट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। यहाँ पर तांबा का बहुत बड़ा भंडार है और इसका मैदान बहुत ही संकरा है। यहीं पर विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल जिसका नाम है अटाकामा मरुस्थल है जो पेरू और चिली में मौजूद है। तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल जो पेरू और चिली में मौजूद है। मध्यवर्ती मैदान की बात की जाए तो यहाँ नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से इसका निर्माण होता है। तो इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है। यहीं पर लानोस, कैंपोस ये सभी घास के मैदान हैं। सिल्वास नामक एक वर्षा वन है, सेराडोस नामक एक घास का मैदान है, यहीं पर सब मौजूद है। विश्व की सबसे ज़्यादा जैव विविधता इसी मैदान पर मौजूद है। इसी कारण इसे अमेजोन बेसिन या मध्यवर्ती घास का मैदान कहते हैं और यह विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो मध्यवर्ती घास के मैदान में क्या है? बहुत सारे जैव विविधताएँ पाई जाती हैं और इसका नाम अमेजन बेसिन और मध्यवर्ती घास का मैदान है। तो इसी कारण अमेजन बेसिन या मध्यवर्ती घास के मैदान को विश्व का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरा भरा विश्व में प्राकृतिक चीज़ बहुत सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई विश्व में बहुत ज़्यादा होता है। विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वाला यहाँ पे वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है बाल्सा। क्या नाम है? बाल्सा। यहाँ पर बहुत सारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं जैसे कि वेनेजुएला का लानोस, ये सभी क्या है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। वेनेजुएला का लानोस, ग्रान चाओ, कैंपोस कहाँ पे है? ब्राज़ील में। तो कौन कौन? इसके बाद है लानोस, यहाँ पे घास के मैदान है वेनेजुएला में लानोस, ग्रान चाओ, कैंपोस ये सभी ब्राज़ील में है। सेराडोस ब्राज़ील में है, पैराग्वे ब्राज़ील में है। इसके बाद कटिंगा ये सभी घास के मैदान है। उसी प्रकार सेल्वास वर्षा वन भी मौजूद है। एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का भी मैदान है जिसका नाम है पंपास। क्या नाम है? पंपास, जो अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ पे? अर्जेंटीना में। ये जो पंपास घास का मैदान है कृषि और पशुपालन के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र है।
यहाँ पंपास घास के मैदान में चरनोजम नामक एक मिट्टी पाई जाती है जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है। तो चरनोजम नामक यहाँ पे क्या है, चरनोजम नामक एक मिट्टी पाई जाती है जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। इस घास के मैदान में पौष्टिक घास का विकास हुआ है जिसे क्या कहा जाता है, अल्फा अल्फा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अल्फा अल्फा घास का मैदान कहाँ पे है, तो अर्जेंटीना के पंपास मैदान में। यहाँ गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसीलिए अर्जेंटीना जो है गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक में से एक माना जाता है। तो इसी अल्फा अल्फा घास के मैदान में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए अर्जेंटीना जो है गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातकों में से एक है। ये जो इसी यहाँ पे है पनामा नहर। पनामा नहर में हमने देखा जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है। तो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से पृथक करने वाली एक नहर है पनामा नहर। यह लॉक सिस्टम पर आधारित है। नहरों के बारे में जब सब वीडियो हमने बनाया है उसमें इसका सारा वर्णन है, आप लोग प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। विश्व का सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की दूरी में से एक, यह एक व्यापारिक जलमार्ग है। तो विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग भी है और एक व्यापारिक जलमार्ग है। इसका निर्माण हुआ था 1914 में। कब हुआ था, 1914 में। जो दक्षिण अमेरिका है उसके मुख्य औद्योगिक नगर है ब्राज़ील और अर्जेंटीना। कौन कौन है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से उद्योग हैं, लौह अयस्क उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और रसायन उद्योग। एशिया के बाहर सबसे ऊंची पर्वत कौन है, माउंट एकांकागुआ। हमने बताया था कि माउंट एकांकागुआ विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है जो कैसी है, मृत है, और यह दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी है और यह हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और एशिया के बाहर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एकांकागुआ। दक्षिण अमेरिका की सबसे निचली भूमि को क्या कहा जाता है, विल्डास प्रायद्वीप। विल्डास प्रायद्वीप। पेंटागोनिया के पठार पर कौन सा पठार पाया जाता है, पेंटागोनिया के पठार को भेड़ पठार भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे भेड़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है बोलीविया का पठार। कौन है, बोलीविया का पठार। ब्राज़ील का साओ पोलो जो शहर है इसे विश्व की कहवा मंडी कहते हैं क्योंकि यहाँ कहवा का बहुत ज़्यादा भंडार है और बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्यात होता है। यहाँ का तटीय बंदरगाह शहर है सेंटोस, जिसे बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो ब्राज़ील का साओ पोलो शहर विश्व की कहवा मंडी के नाम से जानी जाती है क्योंकि यहाँ कहवा का बहुत ज़्यादा भंडार है और निर्यात भी होता है। इसका जो तटीय बंदरगाह शहर है सेंटोस, इसे कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। जो ब्राज़ील की उच्च भूमि है यहाँ कॉफ़ी का बृहत मात्रा में उत्पादन होता है। कॉफ़ी का बृहत मात्रा में उत्पादन होता है। एक शहर है मानास। गयाना का जो पठार है, जो गयाना की उच्च भूमि है, यह रबड़ का बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। कौन, रबड़। मानास की बात की जाए तो विश्व की सबसे दूरी पर स्थित स्थल में एक नदी बंदरगाह है, अर्थात तट से बहुत ही दूर पर स्थित एक नदी बंदरगाह है, अर्थात समुद्री तट से सबसे ज़्यादा दूरी पर एक बंदरगाह है। तो कौन है, मानास बंदरगाह। और यह एक नदी पर स्थित बंदरगाह है, नदीय बंदरगाह। और एक अंतःस्थलीय बंदरगाह है जो रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, रबड़ के लिए। मकापा की बात की जाए तो समुद्र तट के पास यह अमेजन नदी के पास बंदरगाह है। समुद्र तट के पास अमेजन नदी के पास यह बंदरगाह है। ब्राज़ील में जो कहवा का बागान होता है उसे फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फजेंडा। ब्यूनस आयर्स और मोंटेविडियो
ये यहाँ पर डिब्बा बंद मांस का व्यापार होता है। तो अर्जेंटीना और जो मोंटेवीडियो है, मोंटेवीडियो जो किसकी राजधानी है, तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, और उसके बाद जो इसका उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो, यहाँ पे डिब्बा बंद मांस का बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल कौन है, तो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल है आटाकामा मरुस्थल में अरिका, अरिका, जिससे पेरू की ठंडी जलधारा बहती है। क्या बहती है, पेरू की ठंडी जलधारा। एक नदी है मैग्डलिना नदी, क्या नाम है इसका, मैग्डलिना नदी। यह एंडीज पर्वत, कोलंबिया में एंडीज पर्वत से निकलती है और कैरिबियन सागर में जाके गिर जाती है। तो कोलंबिया में के एंडीज पर्वत से निकलती है और कैरिबियन सागर में जाके गिर जाती है। विश्व में सर्वाधिक अपवाह और जल वाली नदी कौन है, अमेजन नदी। तो विश्व में सर्वाधिक अपवाह और जल, अपवाह क्षेत्र और सर्वाधिक जल वाली नदी है अमेजन नदी, अर्थात यह विश्व का सबसे चौड़ा मुहाना बनाती है, अर्थात इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, जल क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है मडीरा। अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, मडीरा। सिलवास क्या है, सिलवास जो है एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन है और यह एक पर्यावरणीय वन है और विश्व का 20% ऑक्सीजन यहीं से सप्लाई होता है और यह मुख्यतः कहाँ पे है, तो ब्राज़ील में है। तो सिलवास एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन है और एक पर्यावरणीय वन है। विश्व का 20% ऑक्सीजन यहीं से सप्लाई होता है और कहाँ पे है, ब्राज़ील में। ओरिनिको नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है करोनी नदी, जिसे चरू नदी भी कहते हैं। तो ओरिनिको नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है करोनी नदी, जिसे चरू नदी भी कहते हैं। इसी के पास एक कनाइमा राष्ट्रीय पार्क है। क्या नाम है, कनाइमा। दक्षिण अफ्रीका के रबड़ बंदरगाह को वेलम कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के रबड़ बंदरगाह को हम लोग वेलम कहते हैं। यही अटलांटिक महासागर में दो नदियां गिरती हैं, यहीं पे इस वेलम नामक स्थान पे, जो अटलांटिक महासागर के करीब पड़ता है। तो दो नदियां, एक का नाम है टोकांटिया और दूसरे का नाम है अरागुइया। टोकांटिया और अरागुइया, ये दोनों नदियां गिरती है, याद रखेंगे। तो ये तो था ये दक्षिण अमेरिका, पूरा दक्षिण अमेरिका हमने समाप्त कर दिया। दक्षिण अमेरिका का पूरा सफ़र हमने तय कर लिया और इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ पे, तो एक और महादेश है जो कि पूरे विश्व का सबसे छोटा महादेश है, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया का सफ़र तय करेंगे। तो सेशन अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पे इसे लाइक करें। जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अन्य दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।